हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतनीयपाठे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्यतनीयविषयः अस्ति वाच्यपरिवर्तनम्। एषः पाठः नवम-दशमी-कक्षाभ्याम् अस्ति। अन्ये अपि ये शिक्षार्थिनः सन्ति, ये ज्ञातुम् इच्छन्ति वाच्यपरिवर्तनविषये, तेषां कृते अपि एषः पाठः उपयोगी अस्ति। इस पाठ को मैं लगभग तीन पाठांशों में प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए जो पाठांश है बहुत उपयोगी और बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हमें उस विषय को जानना है जिस विषय में हम काम जानना चाह रहे हैं कि वाच्य क्या है। वाच्य अर्थात कहने योग्य कथन या बोलने योग्य जो बात है वो वाच्य कहा जाता है, उसे वाच्य कहा जाता है या वाच्य कहलाता है। अर्थात कहने योग्य जो बात है, हमने जो भी कुछ कहना है, हम जो कहना चाह रहे हैं, जिस भी विधा से हम कहना चाह रहे हैं वो वाच्य कहलाता है। अब वाच्य के प्रकार जानने से पहले मैं आपको इसके अवयव के बारे में बता दूं, जो कोई भी नहीं बताता है कि वाच्य के जो अवयव हैं, वाच्य के 3 मुख्य अवयव हैं। कहने योग्य बात के 3 मुख्य अवयव है कि किसी भी वाक्य में कारक तो होते ही है, उसमें 6-7 जितने भी आप कारक मानते हो वो होते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या है कि कार्य करने वाला कर्ता होता है, किया जाने वाला कर्म होता है और उस कर्म को करने वाली या होने वाली क्रिया होती है, जिसे हम भाव भी कहते हैं। निरुक्त के अनुसार जो है वो सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम। आख्यात यानी कि जो धातुएं या क्रियाएं जो होती है वो भाव प्रधान होती है। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि आगामी विभाग में आप ये समझ पाएंगे कि कार्य करने वाला कर्ता, किया जाने वाला कर्म और होने वाली क्रिया। अब इसी आधार पर वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। एक है कर्तृवाच्य, जो कार्य करने वाला कर्ता है उसके आधार पर एक वाच्य होता है कर्तृवाच्य। द्वितीय वाच्य वह होती कर्मवाच्य, किया जाने वाला जो कर्म है उसके आधार पर। और तृतीय वाच्य वह होती क्रिया, होने वाली क्रिया के आधार पर, इनकी भाववाच्य। मैं इसे क्रियावाच्य भी कहता हूँ। साधारणतः समझने के लिए इसे क्रियावाच्य कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनुपयुक्तता होगी। अब हम समझें कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्तृवाच्य कहलाता है। एक सामान्य सा नियम है जो हम पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं। लेकिन कर्ता की प्रधानता क्या होती है अर्थात अगर उस वाक्य में से कर्ता को हटा दिया जाए तो वो वाक्य निरर्थक हो जाएगा। इस आधार पर हम मान सकते हैं कि उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे जिस वाक्य में, अब इसका एक सरल विधि में बता रहा हूँ आपको कि हम इस बात की पहचान कैसे करें कि वो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य है। क्योंकि जो शास्त्र की बात है वो अलग है। सरलता से कैसे समझे? सरलता से हम समझ सकते हैं जब किसी वाक्य में उस मुख्य पद को हटा करके जब हम उसका प्रश्न निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर जब उस प्रश्न निर्माण में हमारे पास कौन क्रिया हिंदी में आती है और संस्कृत में कह या का क्रिया, कह या का जब हमारे पास वहाँ पर शब्द रूप आएगा, या हमारे पास हिंदी में कौन शब्द रूप जब आएगा तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे मोहनः पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यह समझने के लिए कैसे जानेंगे हम कि कौन पढ़ता है? मोहनः क पठति, मोहनः पठति। कौन पुस्तक पढ़ता है? मोहनः पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो ये है कर्तृवाच्य, अर्थात जिसमें कर्ता मुख्यता से रहता है। इसी तरह से कर्म के आधार पर दूसरा वाक्य का जो हमारा स्वरूप है वो है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म ही मुख्य होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, तथा कर्ता जो है वो कर्ण कारक में परिवर्तित हो जाता है या तृतीय विभक्ति उसमें हो जाती है। कर्ता वहाँ पर कर्ण बन जाता है, एक साधन बन जाता है, और वहाँ पर कर्म जो है वो मुख्य हो जाता है और क्रिया जो है वो आत्मनेपद में चली जाती है, आत्मनेपदी हो जाती है। जैसे हमारे पास कर्तृवाच्य था मोहनः पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसी का जो कर्मवाच्य है वो हो जाता है मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, अर्थात मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। दोनों प्रकार से हमने एक ही अर्थ को कहा, लेकिन वाच्य में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है क्योंकि यहाँ कर्ता मुख्य है,
मोहनः पुस्तकम पठति। यहाँ पर कर्म मुख्य हो गया, पुस्तकम प्रथमा रूप में आ गया, और ये कर्ता जो मोहनः था ये तृतीय विभक्ति में कर्ण कारक में चला गया, उसमें परिवर्तित हो गया, अर्थात मोहनेन पुस्तकम पठ्यते। आज के लिए अभी इसी प्रकार से आप सूक्ष्मता इस बात को समझें और इसको अपने पास लिख लें। आगे मैं इसके प्रयोग और उदाहरण और बताऊंगा। अब हमारे पास बचता है भाववाच्य। देखिए, भाववाच्य को लेकर के कई बार विद्वानों में भी बहुत सा मतभेद और दुविधा रहती है कि भाववाच्य को समझें कैसे, कि कौन सा कर्मवाच्य है, कौन सा भाववाच्य है। इन दोनों में अंतर निकालना मुश्किल हो जाता है। परंच एक सरलता है कि जिस वाच्य में कर्म नहीं होता है, ये निश्चित मान लो, जिस वाच्य में कर्म नहीं होता, जैसे यहाँ पर पुस्तक कर्म है, वो पुस्तक को पढ़ता है मोहन, या पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जाती है, तो ये कर्म है। लेकिन भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, वहाँ मात्र क्रिया होती है और क्रिया के होने का भाव होता है, इसलिए वो भाववाच्य कहलाता है। अर्थात कर्तृवाच्य है मोहनः पठति, मोहन पढ़ता है। सामान्यतः पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, वो कोई ग्रंथ पढ़ता है, वो कोई शिलालेख पढ़ता है, ये निश्चित नहीं किया गया है। अर्थात कर्म वहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है, ना कि ऐसा कि मोहनः पाठम पठति, वो पाठ भी नहीं पढ़ रहा है, पाठ भी उसका कर्म वो भी निश्चित नहीं किया गया है। मात्र क्रिया का संदर्भ दिया गया है कि मोहनः पठति, मोहन पढ़ता है। वो कब पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ये निश्चित नहीं किया गया है। अतः ये कर्तृवाच्य जब परिवर्तित होगा तो ये बनेगा मोहनेन पठ्यते, अर्थात मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है। यहाँ मात्र क्रिया प्रधान है। अगर यहाँ से हम क्रिया को हटा दें तो मोहनेन किम क्रियते निश्चितम न भवति, मोहन के द्वारा क्या किया जाता है ये निश्चित नहीं होता है। अर्थात मोहनेन पठ्यते, मोहनेन क्रीड्यते, मोहनेन लिख्यते, मोहनेन पश्यते दृश्यते, मोहनेन चल्यते, कुछ भी निश्चित नहीं होगा अगर हम क्रिया को हटा दें। क्रिया के लगने पर वो भाववाच्य स्पष्ट हो जाएगा कि मोहन क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, अर्थात कर्ता क्या करना चाह रहा है और कर्ता क्या करता है। ये कर्तृवाच्य का भाववाच्य हमने समझ लिया। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने टिप्पणियाँ लिखें और पूछ सकते हैं। जितना मेरा ज्ञान है उस आधार पर मैं आपको ये बताता रहूँगा, और आपको ये पाठ का इसका अगला अंश जो है वो मैं अगली कड़ी में आपको दूंगा। तब तक के लिए तावत् भवेषु मंगलम। धन्यवाद।